देखो, जहां तक हम लोग ने कंटिन्यू किया था उसके आगे ही चलेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ का स्टार्ट करेंगे ना। कहाँ तक हो गया था? सर ट्वेल्थ का स्टार्ट करेंगे ना। ट्वेल्थ का ही चल रहा। कौन सा पढ़ाया था लास्ट क्लास में स्टेट बोर्ड में? सॉल्यूशंस करा दिया है ना? नोटबुक में देखो, नोटबुक में देखो क्या कराया था। तो स्टेट बोर्ड की बुक अलग बनाई होगी ना? देखो लास्ट टॉपिक क्या लिखा है मैंने नोट्स में। सॉल्यूशंस स्टार्ट किया था ना हमने। इसमें तो नहीं है, कहीं और पे लिखा होगा मैंने। देखा? नोट्स नोट्स नहीं बनाते हो क्या? एनीवन जो नोट्स बनाता है? आर एन टुंटू ने तुम्हारा क्या है, नोट्स बनाए थे? हाँ। देखो, ट्वेल्थ में बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है थर्मोडायनेमिक्स जैसे है ना, वो तो जेई में हो ही गया है। सारे डेफिनेशंस भी लिखी हैं, थर्मोकेमिस्ट्री भी लिखा है। हाँ। तो ये सारा क्या है कि तुम्हारा कवर्ड टॉपिक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशंस जो है वो पढ़ना पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड चल रहा था ना? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो चलो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ट्वेल्थ वाले टॉपिक्स करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेई में फिर से पढ़ाएंगे, नीट में फिर से पढ़ाएंगे। तो जो बचा है पार्ट वो वहां से हो जाएगा। तो इलेवेंथ का पार्ट है। ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो मैंने साइड में लिखे हैं ये पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी इसमें है, तो आयनिक भी तुम्हारा कंप्लीटेड है, ठीक है। आयनिक भी तुम्हारा हो गया है सब लोगों का। जुलाई बैच के जो स्टेट बच्चे अगर होंगे उनको तो पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनका क्लास लगने वाला है। टोटल 16 चैप्टर्स हैं, और 16 चैप्टर्स के अंदर आयनिक और थर्मो तुम्हारा ऑलरेडी कवर्ड है। रेस्ट जो है हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। ओके। तो चैप्टर लिखो सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है बोलो? सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, गैस एंड गैस सॉल्यूशंस भी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके। तो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है ये अल्टीमेटली? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सिंपली याद होगा तुम्हें, होमो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और
more substances. Yes or no? Substance which is present in large quantity, notes prepare करो, ठीक है, is called solvent, and which present in smaller quantities is called solute, is called solute. जनरली ऐसा बोलते हैं. ओके, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देता है? सॉल्यूशन। हाँ, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस. मान लो सॉल्यूट ऐड किया, तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, पार्टिकल्स उसके तुम्हें दिखेंगे नहीं, दे विल बी डिजॉल्व्ड. तो हर एक जगह पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. कैसा होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर एक जगह पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस. तो इन solutions, particle size is less than 1 nanometer. जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं उनके साइज इतने छोटे हैं, उनको कांट बी सीन विद नेकेड आईज, कांट बी सीन with microscope, will pass through filter paper and semi permeable membrane. इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं जनरली फिल्टर करके, ठीक है, फिल्टर करके हम इनको अलग नहीं कर पाते हैं. तो होमोजेनियस मिक्सचर कैसे बनता है? प्योर सब्सटेंस प्लस प्योर क्या देता है? इम्प्योर. इम्प्योर ही होते हैं, सॉल्यूशंस आर इम्प्योर बट होमोजीनियस होते हैं. और जब होमोजीनियस होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? बोलो. सॉल्यूशंस. कोई डाउट? नो सर। सर ऊपर कीजिए ना। ओके, नोट करो.
डन। हाँ सर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं बोलो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। मुझे इतना बताओ, क्या सॉलिड को लिक्विड मिलाएं फिर भी सॉल्यूशन बन सकता है अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है? गैस को सॉल्यूशन में मिलाएं तभी बन सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वी कैन क्लासिफाई। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ। सर इसके पहले आपने कुछ किया है? हाँ, इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया है, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनकी डेफिनेशन, होमोजेनियस वापस मिक्सचर स्टार्ट कर दिया सोल्यूशन। और सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना। तो इसका एक सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया ना? वापस, हाँ वापस क्या, ये हुआ ही नहीं था बोल रहे हैं लोग। किसी और बैच में पढ़ाया होगा मैंने, 12th में और या मेडिकल वगैरह में। नहीं सर, ये नहीं हुआ था। हाँ, नहीं पता ना। तो ये बस सोल्यूशन लिखाया है और इसके बारे में लिखाया है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा नोट्स में। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यहाँ पे समरी लिखी हुई है, प्योर प्लस हाँ सर प्योर, सर। होमोजेनियस सॉल्यूशन, दैट्स इट। अब उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। अब मुझे ये बताओ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स क्या हो सकती हैं रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इस तरीके से बना लेते हैं। कौन हेल्प कर रहा है ऐसा? तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो लिक्विड सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड। जो सॉल्यूशन की फेज आती है वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, तो नमक कैसा है, सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड। लेकिन जो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन आता है वो कैसा दिखता है, लिक्विड दिखता है ना। ये सुनो, लिक्विड ही बोलोगे ना उसको, कि सॉलिड बोलोगे, लिक्विड। लिक्विड सर। तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हम नाम चुनते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल्स। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड। क्या एग्जांपल होगा इसका, सॉलिड इन लिक्विड का? जैसे हमारा सी वाटर हो गया। सी वाटर में क्या डिजॉल्व होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सी वाटर? क्या डिफरेंस है सी वाटर में नॉर्मल वाटर में? सी वाटर को और भी बोलते हैं सलाइन वाटर, यस और नो। उसमें सेलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें साल्ट्स बहुत डिजॉल्व होते हैं। उसमें कौन कौन सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं, NaCl, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, मैग्नीशियम आयोडाइड कुछ परसेंटेज होता है। तो सॉल्ट इतने ज्यादा डिजॉल्व होते हैं कि वो सलाइन हो जाता है, तो वो एक सोल्यूशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसे ही अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, तो फिनॉल को बेंजीन में अगर डिजॉल्व कर दें तो भी वो एक सोल्यूशन बनाएगा, या बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजॉल्व कर दें वो भी एक सोल्यूशन बनाएगा, है ना। बेंजोइक एसिड
इन वाटर, शुगर इन वाटर। ओके, शुगर इन वाटर। नंबर दूसरा देखो, लिक्विड सॉल्यूशंस में और कैसे हो सकता है? लिक्विड इन लिक्विड ना, लिक्विड इन, क्या ऑप्शन होगा इसके एग्जांपल्स में बताओ? मेथनॉल इन वाटर, फिनॉल इन वाटर, फिनॉल इन वाटर, डिजॉल्व हो जाता है ना फिनॉल, घरों में डिजॉल्व करते हैं। डाइल्यूट HCl, HCl इन वाटर, HCl अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो, HCl गैस फॉर्म में भी होता है, HCl इन वाटर। वैसे तो HCl का ज्यादा तुम्हें सोल्यूशन ही मिलेगा लेबोरेटरीज में, पानी में घुला हुआ ही मिलता है ना। फिर हमारे पास है गैस इन लिक्विड, क्या एग्जांपल होगा बोलो? जो हम लोग वो सोडा वाटर पीते हैं, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसमें होता है ना कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज CO2 इन वाटर। जो थम्स अप, पेप्सी एक्सेट्रा है ना, सब में क्या होता है CO2, बाकी सब में भी होता है जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है। डिजॉल्व O2 इन सी वाटर, यस, डिजॉल्व O2 हर जगह होती है, डिजॉल्व O2 हर वाटर में, सी वाटर में भी होती है, हर जगह होती है। सी वाटर क्या है कि स्टेगनेंट नहीं तो बोल सकते, कम से कम ये बोल सकते हैं कि आउटर वर्ल्ड उसमें ज्यादा कनेक्ट नहीं है, और भी उसमें मिनरल्स हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा एक्वेटिक लाइफ है। ठीक है, कुछ एक्वेटिक लाइफ ऐसी भी होती है जहाँ पे ज्यादा ही सॉल्ट होता है, तो वहां पे स्पीसीज नहीं टिक पाती है। कार्बोनेटेड वाटर, एथेनॉल इन वाटर, मेथेनॉल इन वाटर, ये भी हो गया, डिजॉल्व वाटर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट कौन से सॉल्यूशंस आएंगे बोलो? सॉलिड सॉल्यूशंस, मतलब सॉलिड क्या बनेगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? सॉलिड क्या बनेगा? सॉल्वेंट। पहला एग्जांपल लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड का, सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है? एलॉयज, क्या होते हैं? एलॉयज। फॉर एग्जांपल मेटल सॉल्यूशंस को बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर गोल्ड मिला के बेचते हैं, नकली सोना बना देते हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज में कौन कौन से एलॉयज होते हैं, कौन कौन से मेटल होते हैं ब्रॉन्ज एलॉय में? कॉपर और, कॉपर और बोलो, ब्रॉन्ज में क्या होगा? कॉपर और टिन, टिन होगा कि जिंक होगा? सोच के बताओ, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ब्रॉन्ज में लगता है जेड आया है तो जिंक होगा, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं? ब्रॉन्ज में क्या लगता है कि उसमें, उसमें जो है जेड आया है तो जिंक होगा, उल्टा होता है उसका। ब्रास में जिंक होगा, ब्रास में क्या होगा? जिंक। जिसमें SS आ रहा है उसमें टिन नहीं होता है, जिसमें जेड आता है उसमें जिंक नहीं होता, उल्टा होता है, ऐसे याद रखो। आगे बताएं, सॉलिड इन सॉलिड हो गया। स्टील भी इसका एग्जांपल है, स्टील में भी एलॉय होता है, स्टील, कार्बन है, क्रोमियम है, सॉलिड है। स्टील में आयरन मेन होता है। सॉलिड इन सॉलिड हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, लिक्विड इन सॉलिड।
क्या एग्जाम्पल होगा? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी एग्जाम्पल? नहीं? अरे एग्जाम्पल बताने में क्या है, सोच के बताओ। मतलब लिक्विड में सॉलिड हो, लिक्विड में नहीं, सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड पड़ा हो और सॉल्यूशन भी बनाए, इतना छोटा साइज हो। तो अमलगम जो होता है मरकरी का, अमलगम, अमलगम ऑफ मेटल्स विद मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड। इसको मिला देते हैं सोडियम के साथ, तो बन जाता है सोडियम Hg अमलगम। ऐसे मरकरी के साथ सिल्वर भी बनाता है, सबके अमलगम्स बना देते हैं हम लोग। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे 4-5 मेटल का मिक्सचर हो और उसमें से एक मेटल को निकालना है, तो अगर वो मरकरी के साथ अच्छी रिएक्शन रखता है, अच्छा कांटेक्ट रखता है, अमलगम बढ़िया से बनाता है, तो हम मरकरी को उसमें डालेंगे सामान में, तो सिर्फ वही वाला मेटल अमलगम बनाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। बाकी थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन अच्छा पोर्शन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सॉलिड में और क्या हो सकता है? गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ। इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन, जैसे पैलेडियम जो होता है वो इस तरीके से कुछ रहता है, तो ये पैलेडियम मान लो बनाया मैंने, ये पैलेडियम के एटम्स हैं, इस तरीके से मान लो लगे हैं। मतलब 3D होते हैं, कैसे होते हैं 3D मेटल्स? कोई मेटल तो प्लेनर होता नहीं है, सारे के सारे क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल। सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे। अब होगा क्या, जो छोटी छोटी गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन हुआ या कोई छोटा एटम कार्बन है, वो इनकी जो वाइट्स हैं, ये जगह खाली जगह है ना, स्फीयर्स के बीच में खाली जगह, इन वाइट्स में H2 गैस ट्रैप हो जाती है और एक सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि एटम का साइज भी छोटा ही है, लेस देन 1 नैनोमीटर है सबका। सबका मिला के कितना है? 1 < 1 नैनोमीटर। तो जो सॉल्यूशन बनता है H2 इन पैलेडियम, वो भी क्या होता है? और दूसरा भी एटम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, लेंथेनम ले सकते हो। हेवी मेटल्स होने चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें जनरली ये होती है काम। समझ में आया? नोट करो इसको भी। अब लास्ट बचा है हमारे पास, गैस सॉल्यूशंस। गैस सॉल्यूशंस, बोलो। गैस सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स क्या होंगे? एक तो हो सकता है सॉलिड इन गैस, एक हो सकता है लिक्विड इन गैस, एक हो सकता है गैस इन गैस। यस और नो? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताओ सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या लेंगे?
सॉलिड इन गैस, जैसे आयोडीन जो होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन इन एयर, नेफ्थलीन इन गैस, कैम्फर इन गैस। तो जो सब्लिमेशन करते हैं ना, जो सीधे सॉलिड से गैस, उनको हम बोल सकते हैं कि वो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा, बोलो। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, वोलेटाइल लिक्विड जो है उनको ले सकते हैं। गैस इन गैस का एग्जांपल क्या होगा, एयर, N2O2 मिक्सचर, एटसेट्रा। डन। ये सब याद रखना। टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है कि साइज जो है वो बस 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। साइज कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। साइज बड़ा हो गया ना तो फिर ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी। डन, आगे बढ़े। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था, कंसंट्रेशन टर्म्स। मुझे ध्यान से सोच के बताना, कंसंट्रेशन टर्म्स को क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंसंट्रेशन टर्म्स, बोलो। यही कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है, इसको बताने के लिए ना। फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट, सिर्फ। बाई मतलब दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट हो, ओनली टू कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, which tells about the amount of solute dissolved in solvent। तो इसमें पहला देख लेते हैं हम लोग क्या है, फर्स्ट वन, परसेंटेज W/W याद है, हाँ सर। ओके। परसेंटेज W/V, जिनको नहीं याद है, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये सब लोग रिवाइज कर लोगे, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवाइज कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो अब हम जो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। मोलैलिटी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या होता है, डेफिनेशन बताओ मोलैलिटी की, या फॉर्मूला बताओ, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला। सिंपल होता है, मोल्स बाय मास। हाँ सॉल्वेंट का मास लेना है ना, और मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट के। हम्म, और नीचे क्या लेना है, वेट ऑफ इन केजी। फॉर एग्जाम्पल अगर केजी में नहीं मिला हमें तो
ग्राम्स में ले लिया तो इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? N/V. हाँ, नहीं नहीं, मोल फ्रैक्शन जो है, मान लो दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैं ए लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट को मैं बी लिख रहा हूँ, दो कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स का रेशियो, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। एक्स बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा? नोट करें, नोट करो जल्दी से। कोई डाउट? होना तो नहीं चाहिए डाउट। डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जब हम सॉल्यूट को, सॉल्युबिलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व करते हो सॉल्वेंट में, मान लो गिवन अमाउंट है सॉल्वेंट का कुछ, तो क्या उसमें डिजोल्व करते जाओगे, डिजोल्व होता जाएगा? इज देयर एनी लिमिट हाउ मच सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व? यस और नो? कैन वी डिजोल्व as much as solute as we want? No, Alok, means we cannot, है ना? सर मतलब लिमिट है। हाँ, यस मिनटम लिमिट है ना, यही बोला ना। तो मतलब लिमिट है, वी कैन नॉट, आंसर इज नो, वी कैन नॉट डिजॉल्व एज मच एज वी वांट, है ना। अब देखो होता क्या है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो डिसोल्यूशन होता है। क्या होता है? डिसोल्यूशन। और उससे क्या बनता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से वापस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मतलब हमने पानी लिया 1 ग्लास, 200 ml वाटर में मैं सॉल्ट घुमा रहा हूँ, ये सॉल्ट मैंने डाला, डिजोल्व हुआ, डिजोल्व हुआ, डिजोल्व हुआ, डिजोल्व हुआ, डिजोल्व होते गया, डिजोल्व होते गया। अभी रिएक्शन आगे जा रही है सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन जो हो रहा है वो इतना कम है कि नोटिस नहीं करेंगे उसको, डिसोल्यूशन नहीं बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा और तुम्हें नमक दिखने लगेगा पानी में। यू कैन सी द सॉल्ट हियर, सॉलिड फॉर्म में। दैट मीन्स कि ये क्रिस्टलाइज हो गया है। क्या हो गया है? क्रिस्टलाइज। मतलब डिजोल्यूशन बंद हो गया है नाउ। थोड़ा सा भी नमक डालेंगे तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इट विल बी सेपरेट आउट, इट विल नॉट डिजोल्व। मीन्स द solution इज सैचुरेटेड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो डिजोल्व कर सकते थे वो ऑलरेडी हो गया है ना। आया समझ में? तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है?
the amount of solute, जनरली मोल्स में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, मोल्स, which can be dissolved, which can be dissolved in per unit volume of a saturated solution at a specific temperature. एक्सप्रेस किस में करते हैं, मोल पर लीटर में। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मोल, या फॉर एग्जांपल मैंने 2 मोल NaCl डिजोल्व किया मैक्सिमम इन 1 लीटर वाटर, तो सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी NaCl की, बोलो बोलो, फॉर एग्जांपल कितनी हो जाएगी, 2 मोल पर लीटर, यस और नो, समझ में आया, एग्री। मैक्सिमम तो इतने डिजोल्व कर सकते हो ना, अगर इससे ज्यादा डिजोल्व किया तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, कैन यू टेल मी, एनीवन, कमेंट करें सारे लोग, क्या क्या होगा। मतलब सॉलिबिलिटी अचीव हो गई, उसके बाद में अगर सॉल्यूट ऐड किया तो व्हाट विल हैपन, विल इट डिजॉल्व और नॉट, द आंसर्स आर कमिंग, वेरी गुड, बाकी लोग नोट करें। यस, क्रिस्टलाइजेशन होगा ऑफ द सॉल्ट, means salt will separate out in the form of crystals, in the form of solid, in the form of solid, मतलब तुम डिजोल्व करते जा रहे थे, डिजोल्व 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 ऐड करते जा रहे हो, डिजोल्व 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 हो रहा है, जैसे मैक्सिमम रिपीट करेगा यहाँ पे क्रिस्टल बनने लगेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल बनने लगेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, हाँ यस नीरज, वेरी गुड, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सॉल्ट और वाटर, एग्री एंड आउट, टिल नाउ, नोट कर लो भाई। आई होप डाउट तो होना नहीं चाहिए कोई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं solubility को, बता सकते हो क्या, क्या टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, पहला लिखो, नेचर ऑफ solute and solvent, will this affect or not, will this affect or not, Yes. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, तो लिखेंगे like dissolves like, तो आयनिक और पोलर solutes more dissolved in polar solvents,
लाइक वाटर, अमोनिया एटसेट्रा। जैसे NaCl किस में ज्यादा डिजॉल्व होगा? बोलो। पानी में ना डिजॉल्व होगा। लेकिन बेंजीन किस में डिजॉल्व होगा? पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, CCl4 में डिजॉल्व होगा। बेंजीन सॉल्यूशन इन CCl4। बेंजीन जो है वो सॉल्यूट है, CCl4 जो है वो सॉल्वेंट है। दीज आर नॉन पोलर। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सेम डिजॉल्व सेम। एग्री? कोई डाउट? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है। अगर ये बढ़ेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। सॉलिबिलिटी एक ब्रॉड टॉपिक है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं लगेंगे, साइज ऑफ द पार्टिकल है ना, डिसोल्यूशन एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेक होकर के जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे ये इस चैप्टर में समझ में आएगा। तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। क्या पेट्रोल वाटर में डिजॉल्व होगा क्या? कैन यू डिजॉल्व पेट्रोल या डीजल ऑन वाटर? राइट करें, ट्राई टू आंसर इट ऑल ऑफ यू। नॉन पोलर है ना, इसलिए नहीं होगा। तो पेट्रोल डीजल पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं ना। वो एक लेयर बना लेते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दे विल फॉर्म अ लेयर अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। तो जब पेट्रोलियम की इंडस्ट्री जो होती है, उसमें पेट्रोलियम कैसे मिलता है पता है तुम्हें? पेट्रोलियम कैसे मिलता है? पेट्रोलियम जो है वो अंडुलेशन वाली जगहों पे मिलता है ज्यादातर। जैसे सी के अंदर मिलता है, मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये रॉक स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलता है पेट्रोल। मान लो यहाँ अंदर जो है पेट्रोल है। अब पेट्रोल जो होगा वो हल्का होता है। मान लो यहाँ पे खुदाई करी इन्होंने, तो ऊपर सबसे मिलेगी गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। और उसके नीचे क्या मिलेगा? नेचुरल गैस जो होगी, और भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, HCS हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसके नीचे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोल के नीचे पानी मिलता है। लाइक दिस, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये लोग वेल ड्रिल करते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं समुंदर में। अभी देखो, उनका बार्ज डूब गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, है ना। ये सारा काम होता है उसमें। अब देखो नेक्स्ट, शुगर पानी में क्यों डिजॉल्व होता है बताओ? शुगर पोलर है कि नहीं है? यस इट इज पोलर, इट इज ऑर्गेनिक बट पोलर।
इट इज सुक्रोज। सुक्रोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है इनके बीच? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन। इसीलिए शुगर प्लस वाटर क्या हो जाता है? शुगर सोल्यूशन। सेकंड देख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility. Can you tell me what will be the effect of solubility on temperature? Temperature on solubility? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, it depends. It depends on the enthalpy of solution. रिजोल्यूशन की एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तभी तो रुकता है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी? ली चेटेलियर का प्रिंसिपल लगाओ। बोलो बच्चे। बैकवर्ड। बैकवर्ड नहीं जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडो किधर है? विच डायरेक्शन इज एंडो? याद फॉरवर्ड। रखो, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। कब फॉरवर्ड जाएगी बताओ? जब एंडोथर्मिक होगी। इफ डेल्टा एच नेगेटिव तो क्या होगा? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? बोलो, बोलो भाई, सारे लोग बोलो। जैसे NaCl को पानी में घोलते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी? हाँ, किस डायरेक्शन? फिल कर लो ये, ठीक फॉरवर्ड। है। हाँ, KClO3 ज्यादातर, मेनली ज्यादातर एक्सो नहीं होते हैं, एंडो ही होते हैं। इसका डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी? बोलो, बोलो। फॉरवर्ड की बैकवर्ड? यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड। आया समझ में? यस निरंजन, करेक्ट। ऊपर वाली फॉरवर्ड। नोटेड। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? ली चेटेरियर का प्रिंसिपल लगा रहे हैं। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड
Li2SO4 डॉट H2O, ये कैसे डिजॉल्व होते हैं? हीट रिलीज करते हैं। शुगर कैसा होगा? शुगर, अच्छा बताओ, शुगर को डिजॉल्व करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बोलो, सोच के बताना। शुगर अगर है तो बताओ, एक्सो रिएक्शन होगी कि एंडो? एक्सो और एंडो? एक्सो। नहीं, एंडो ही होती है। इसमें भी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो शुगर का डिजोल्यूशन बढ़ता है। मैक्सिमम का क्या होता है? मैक्सिमम का क्या होता है? एंडो ही होता है डिजोल्यूशन। मैक्सिमम का कैसा होता है? एंडो। डन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी ऑफ बोलो, गैस जो है वो कैसे डिजॉल्व होगी? अगर गैस यहाँ प्रेजेंट है तो क्या गैस डिजॉल्व होगी कि नहीं होगी? बताओ। गैस डिजॉल्व होगी। गैस पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएंगे यार, ये इस तरीके से। दिस इज डिजॉल्व्ड गैस और दिस इज ओनली गैस। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर यहाँ पे गैस का जो वेपर प्रेशर है इसको पी लिख दिया, है ना, सो इफ वी इंक्रीज प्रेशर, increase the pressure of gas above the solution, then solubility increases or decreases? बोलो, बोलो। इंक्रीज। solubility increases or decreases? सोच के बताना।
इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सही बताओ, सुनाई नहीं दिया सही। इंक्रीजेस निरंजन ने बोला, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग और भी आंसर दो। आंसर चाहे जो भी हो, बस आंसर देना चाहिए। मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत हो सकता है। इंक्रीज, सार्थक, वेरी गुड। मोहित भी इंक्रीज, यस। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मान लो ये गैस की अमाउंट ज्यादा ले ली, जितनी ज्यादा गैस होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। या मान लो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के इस गैस का वॉल्यूम कम किया, तो गैस इस लेयर के कांटेक्ट में ज्यादा आएगी, और गैस पे फोर्स लगेगा तो और गैस डिजोल्व होगी। Solubility increases. So on increasing pressure, solubility of gas. On increasing temperature क्या होगा, बोलो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा दिशा? यस, करेक्ट है, तुम्हारा भी करेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? डिक्रीज कुछ बोल रहे हैं, कुछ इंक्रीज बोल रहे हैं। डिक्रीज या इंक्रीज, सही बताओ सोच के।
ओके, मोर गैस विल बिकम वेपर ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस यस, सही बात है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, देखना, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड है, ये गैस मॉलिक्यूल क्यों एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्यों एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के संपर्क में आ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, मूव आउट करने लगेंगे, स्केप करने लगेंगे, स्केप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कांटेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर gas molecules will be free to move and they will escape, and hence solubility will decrease। आगे लिखेंगे also, आगे लिखेंगे also dissolution of gas in liquid is exothermic, hence on increasing temperature dissolution will decrease। gas plus liquid, dissolved gas एक्सो प्रोसेस होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आया समझ में? सर ऊपर कीजिए ना। व्हाट आई एम टेलिंग, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे जैसे वो इस लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, बस वैसे वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब होते हैं। अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस मॉलिक्यूल भाग गए, गैस मॉलिक्यूल्स जब भाग गए तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैन टेल मी, इन रिलेशन विद सॉलिबिलिटी, बोलो बोलो सार्थक। यस सर। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सही बोला है। अच्छा, डिजोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक क्यों होता है, कैन यू टेल मी निरंजन? देखो उसने आंसर दिया भी है, लेस गैस टू कम इन कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ लिक्विड, यस वेरी गुड। नहीं नहीं, एक्सोथर्मिक क्यों होती है ये मैंने पूछा है, इस वाले का भी आंसर देना पड़ेगा। बोलो भाई, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है या डिजॉल्व्ड गैस की, बोलो। यस मोहित। हम्म, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है कि डिजॉल्व्ड गैस? हम्म, और आंसर दो, एक से काम नहीं चलेगा, लॉट ऑफ आंसर्स आई नीड। सर्वर का आंसर है तो
निरंजन का और शर्वर का दोनों का सही है। फ्री गैस की एनर्जी ज्यादा होती है। अब जब गैस डिजॉल्व करा दोगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? बोलो। जी हाँ। कुछ बच्चे तो केवल सो रहे हैं। आई डोंट नो। सोने से काम नहीं चलेगा। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेडिकल के बच्चों का भी यही चैप्टर चल रहा है। हाँ देखो, बहुत लोग एग्री भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। दे आर एग्री विद मी। अब मुझे ये बताना, होगी एनर्जी रिलीज, ओके। तो गैस जब डिजॉल्व है, गैस यहाँ पे फ्री है ना, देखो, कान खोल के देखना। ठीक है। ये पानी में डाला, गैस की मूवमेंट्स को स्टॉप करवाया कि नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? गैस बोल सकते हैं शॉर्ट ऑफ कंडेंस हो रही है। तो अगर कंडेंसेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो लिखेंगे सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हीट विल रिलीज और गेन। हीट तो अपनी रिलीज ही हो रही है। सॉलिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। जी आप अगर बताओ। अरे कोई तो बता दो भाई। डिक्रीज। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ली चेटेलियर का। अभी नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ना। तो यही सब है। मुझे पढ़ाई लिखाई करो घर में, और नोट्स नहीं बनाते हो तुम लोग। अभी मैं पूछ रहा था तो तुम बता नहीं पाए। नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। एनी मोर रिमेनिंग? तो तुम्हारा एग्जाम कितने बजे से है, कैन यू टेल मी? कुछ टाइमिंग वगैरह आई है? एग्जाम जो होने वाला है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। मुझे पेपर बनाना है ना। सर आप कौन सा एग्जाम बोल रहे हो? अच्छा, वो मेडिकल का है, सॉरी सॉरी। एक मेडिकल का सीए है, तुम्हारा तो हो गया। चलो।
ये 3 बच्चे किधर भाग गए? वेयर दे गो? क्या खाने पीने जाते हैं बीच में, क्या खाने के एग्जाम के? ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेनरीज लॉ, क्या बोला था हेनरी ने? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसी से रिलेटेड जो पढ़ाया, above the solution is directly proportional to the partial pressure of gas above the solution is directly proportional to the mole fraction of gas inside the solution। क्या इस बात से एग्री कर सकते हो तुम? मतलब जितनी ज्यादा यहाँ वेपर्स होंगी गैस की, जितनी ज्यादा यहाँ पे गैस होगी, उसी के हिसाब से तो नीचे डिजॉल्व होगी। यस और नो? बताओ जल्दी। Yes, sir. मतलब इनमें एक डायरेक्ट कांटेक्ट है कि नहीं? है ना? तो हेनरी ने बोला कि जो यहाँ पे गैस का प्रेशर होगा P, और यहाँ पे जो गैस डिजॉल्व होगी X। ओके, एग्री हो कि नहीं हो, कि ऐसे ही मैं बस बता रहा हूँ? बोलो बच्चा लोग। स्ट्रॉबेरी, यस, यस सही है, बिल्कुल सही है। तो P इक्वल टू क्या आएगा? KH इंटू एक्स ऑफ गैस, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। समझदार हो ना? KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ, या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ solute and solvent, that is mole fraction of gas। बोलो किस बच्चे को इसमें दिक्कत है? हैंड रेज करो अपने जल्दी से, जल्दी जल्दी दिखाओ प्रॉब्लम किसको है। तुम्हें समझ में आ रहा है शमिका? तुम लोग का तो वैसे भी हो गया है। जितने बच्चे हैं मेडिकल बैच के, उनको होनी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उनके तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। RN 20 समझ में आया तुम्हें? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. हम्म, एक सवाल करा देते हैं इस पे थोड़ा सा, क्योंकि जो अपना स्टेट बोर्ड वाले हैं ना, वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं थोड़े बहुत। क्या पूछते हैं? सवाल भी पूछते हैं वो। कौन सा क्वेश्चन कराया जाए तुमसे? एक मिनट को। अच्छा, ये तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गई। चार्जिंग भी लो हो गई मेरी, अभी लगा देता हूँ रुको।
तुम्हारी क्लास तो हो जाएगी एक, तुरंत फिर एक क्लास है जैसे तुम्हारी खत्म होगी, तो उसके लिए लगाएंगे चार्जिंग, ठीक है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें है, समथिंग इज देयर, another form of हेनरीज लॉ। अब तुम बोलोगे सर ये दो दो बार क्यों बता रहे हैं, ये स्टेट बोर्ड की बुक के हिसाब से है, मतलब दूसरी दुनिया भी इसको सपोर्ट करती है, बिकॉज ये तो एक सिंपल रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, यस और नो। तो स्टेट बोर्ड वाली बुक ने क्या लिखा है कि सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्होंने क्या लिखा है, सेम चीज है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज, आया समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, आया। तो यहाँ एक नया कांस्टेंट आ जाता है के एच डैश, S is the solubility of gas, P is the partial pressure of gas, KH dash is the Henry law constant here also. Is the second form. कितने बजे तक है क्लास, कैन यू टेल मी, कितने बजे तक है क्लास? 12:50. तब तो हम नहीं बढ़ सकते ज्यादा आगे ना। यूनिट ऑफ केएच क्या आएगी यहाँ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस, एस अपॉन पी, यस और नो, देख रहे हो फॉर्मूले में सॉलिबिलिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, प्रेशर यूनिट क्या होती है हम केस में, बार, आंसर क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ऊपर वाला जो पढ़ाया है वो जेई और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जेई के अकॉर्डिंग सारे ही हैं, जेई में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेई मेंस में इससे ही आता है, एनसीईआरटी प्लस जेई मेन, जेई एडवांस सबको एग्री करता है, वो बोलता है सब सही है, सब सही है भी, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, हेनरी लॉ का, जैसे तुमने एक कोल्ड ड्रिंक बनाई, तुम्हारी कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल मान लो है, अब इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल में अगर मुझे CO2 डिजोल्व कराना है, उसकी सॉलिबिलिटी कम है नॉर्मल प्रेशर पे, वी वांट टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, तो क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन दी थम्स अप, बोलो। क्या करना चाहिए, कैसे सॉलिड CO2 की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, एनीवन, इतना टाइम, सर प्रेशर इंक्रीज करेंगे. यस, तभी देखो उसमें हाई प्रेशर पे बंद कर देते हैं, हेंस CO2 is dissolved at high pressure, है ना, ये सारी चीजें हैं, तो इसको याद रखना, यहाँ पे CO2 बबल्स के फॉर्म में घुसा देते हैं और वो रहती है, जब जो ढक्कन खोलते हो धीरे आराम से खोलोगे तो ना ज्यादा गैस ही सिर्फ निकलेगी, गैस ऐसे बबल करते हुए निकलती है, इफरवेसेंस के साथ CO2 निकलती है हमेशा, लेकिन अगर उसको हिला दिया पहले, शेक किया, फिर खोलते हो तो क्या होता है बताओ, व्हाट विल हैपन, एकदम से इतने प्रेशर के साथ गैस निकलेगी, साथ में जो है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी खासी चली जाएगी बाहर, दैट्स इट। इसलिए जो है याद रखना CO2 इसमें हाई प्रेशर पे रखते हैं। दूसरा इसका यूज है इंजेक्शन का, इंजेक्शन वाला चलो बाद में बताऊंगा, ऑस्मोसिस में बताऊंगा, कुछ नोट करना है, जल्दी बोलो, आगे बढ़े।
नेक्स्ट लिखो एक्सेप्शन ऑफ हेनरी लॉ। अभी 2-3 मिनट है मेरे पास, यू हैव ओनली 3 मिनट्स। एक्सेप्शन ऑफ हेनरी लॉ लिखो, एक्सेप्शन ऑफ हेनरीज लॉ। राइट, अब ये बताओ अमोनिया कैसी गैस है, बेसिक और एसिडिक? क्या इसमें हेनरी लॉ लगेगा? डू नॉट ओबे हेनरी लॉ। जैसे ये गैस डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करती बिकॉज ऑफ दीज आर रिएक्टिंग गैसेस, सो दैट दीज आर आल्सो नॉट ओबेइंग द हेनरीज लॉ। दीज रिएक्शन जो है, गैसेस जो हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाती हैं, तो ऑलरेडी डिजॉल्व हो जाती है इतनी ज़्यादा कि तुम्हें कोई खास बात नहीं करनी है। अब तुम बोलोगे सर आपने ऊपर तो बताया है कि CO2 को हाई प्रेशर पे भरते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के, ये हेनरी लॉ से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, दैट इज द रीजन। उससे फर्क तो पड़ता है हेनरी लॉ से, लेकिन दे शो more solubility than expected from Henry's law। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नोट्स बने होने चाहिए, वी विल चेक द नोट्स। एक दिन तुम्हारा होमवर्क ग्रुप बनाने वाला हूं मैं, होमवर्क ग्रुप फॉर स्टेट बैच। उसमें होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा, उसमें नकल भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझको। उसमें क्या करना है, नोट्स के फोटो खींच के भेजने हैं। भेजोगे कि नहीं भेजोगे बताओ? भेजोगे स्क्रीनशॉट्स? यस। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, दैट्स इट फॉर द प्रैक्टिस। लिखने की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट बचा है, जल्दी नोट करो। समझ में आया ना? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या कि CO2 H2CO3 क्यों बना लेती है? क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन करती है तो ज्यादा डिजॉल्व होती है, ज्यादा डिजॉल्व होती है तो हेनरी लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट उससे भी ज्यादा, दैट मींस हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, यू कैन से। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करो। ओके, इसके बाद क्लास है कि नहीं है? एंड कर दूं? यस सर। तो लीव कर देता हूँ, बाय बाय।